हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे। तो खैर, कल हम लोग पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था बैंकों के प्रकार, बैंक कितने प्रकार की होती है। तो कल हमने देखा था बैंक कितने प्रकार की होती हैं। तो खैर, हम 5 मिनट के लिए रिवीजन किए लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है? तो कल हमने पढ़ा था क्या क्या? कल हमने पढ़ा था कमर्शियल बैंक। नहीं, कमर्शियल बैंक नहीं, ये तो पिछली क्लास में पढ़ा था। हमने कल पढ़ा था क्या? हमने कल पढ़ा था बैंकों के प्रकार, और क्या था वो? टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो कल हमने देखा था बैंकों के प्रकार, और बैंकों के प्रकार में हमने क्या देखा था? बैंक कितने तरह की होती हैं। दरअसल हमने कल बात की थी कि जो बैंक हैं वो 2 तरह की होती हैं। कितने तरह की? कितने तरह की होती हैं बाबू सोना? अरे ओ बाबू सोना जादू टोना, कितने तरह की होती हैं बैंक? 2 तरह की। या तो अनुसूचित बैंक होगी या तो गैर अनुसूचित बैंक होगी। अगर कोई बैंक अनुसूचित बैंक है तो उसमें भी 2 तरह की होंगी, व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक, ठीक है? और गैर अनुसूचित बैंक में सहकारी बैंक भी हैं, और सहकारी बैंक किस में भी आती है? अनुसूचित बैंक में, ठीक है? और व्यापारिक बैंकों को हमने कितनी श्रेणियों में बांटा था? निजी क्षेत्र में की होते हैं कुछ व्यापारिक बैंक, कुछ विदेशी बैंक भी है इसके अंतर्गत, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो कल जैसा कि हमने बात की थी कि कोई भी बैंक सरकारी बैंक नहीं होता है। ये जो बोलते हो सरकारी बैंक, आज से ये बोलना क्या कर दो आप? बंद। और सही वर्ड है, सही वर्ड बोल रहा हूं, सही शब्द क्या है? वो है पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है? पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है? अगर कोई बोलता भी ऐसा तो आपको बताना है कि नहीं भाई, सरकारी बैंक जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ये दरअसल गलत वर्ड है। वर्ड होता है पब्लिक सेक्टर बैंक या सार्वजनिक बैंक बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है? और हमने कल देखा था जो सार्वजनिक बैंक होते हैं वो भी कितने तरह के होते हैं? वो भी 3 तरह के होते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक, एसबीआई और अन्य बैंक। ये क्या है? सार्वजनिक बैंकों की श्रेणी में आते हैं। हमने कल समझा था कि जो अनुसूचित बैंक है वो किसे कहते हैं दरअसल। तो हमने देखा था कि ऐसे वे सभी बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में क्या है? सूचीबद्ध है। उन्हीं बैंकों को हम क्या कहते हैं? उन्हीं बैंकों को हम अनुसूचित बैंक कहते हैं, ठीक है? किस अधिनियम में? आरबीआई अधिनियम 1934 में, ठीक है? तो ये कल हमने देखा था। और हमने एक चीज और देखी थी कि किसी भी बैंक को अनुसूचित बैंक बनने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए किन शर्तों का पालन करना होता है? तो निम्नलिखित 2 शर्तों का पालन करना होता है। पहला तो बैंक की जो पूंजी है और जो संचित कोष है उसमें लगभग 5 लाख रुपए से अधिक की राशि होनी चाहिए, पहली शर्त ये। और दूसरी शर्त हमने ये देखी थी कि जो आरबीआई है, आरबीआई को इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए। किस बात की? इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि जो बैंकों के जितने भी क्रियाकलाप हैं वो जनता के या जमाकर्ता, जो भी जमा करता है, उनके हित में है, ठीक है? या उनके पक्ष में है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी, और हमने इसी के साथ देखा था कि इसके साथ बैंकों को क्या सुविधा मिल जाती है अगर कोई बैंक अनुसूचित व्यापारिक बैंक, अनुसूचित बैंक के रूप में सूचीबद्ध हो जाती है, ठीक है? तो इसके तहत हमने देखा था उसे बैंक रेट पर क्या मिलने लगता है? ऋण प्राप्त होने लगता है, ठीक है? बैंक रेट पर। और उसी के साथ साथ उसे क्या होता है? आरबीआई की जो प्रथम श्रेणी के विनिमय पत्र हैं उन पर उन्हें पुनर्वित्त की सुविधा मिल जाती है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी, और इससे रिलेटेड हमने देखा था कि किस तरह से यूपीएससी अपना क्वेश्चन बना सकता है। तो ये हमने कल देखा था, ये सारी चीजें कल हमने देख ली थी। और हमने ये भी समझा था कि जो बैंक है, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया उसके पीछे क्या कारण थे या क्या उद्देश्य थे। तो ये सारी चीजें कल हमने देख ली थी, ठीक है? तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? दरअसल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी। क्या पढ़ने वाले हैं? आरआरबी। आरआरबी क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक, ठीक है? क्या होता है? REGIONAL, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है? ठीक है मेरे बच्चों। अब इसकी हिंदी क्या होती है? तो रीजनल का अर्थ होता है क्षेत्रीय, रूरल का ग्रामीण, बैंक का बैंकी। बैंक को हिंदी में वैसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना। तो क्षेत्र, रीजनल का अर्थ क्या है? क्षेत्रीय, और ग्रामीण, रूरल ग्रामीण बैंक, अर्थात हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
तो अब जैसा कि आपको इसके नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि ऐसी बैंक है वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जा रही है, ठीक है, ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि सर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक क्यों खोली जा रही है। अब सवाल तो यही बनता है ना कि जैसे इसका नाम ही से स्पष्ट हो रहा है, ये कौन सी बैंक है, ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो अब सवाल उठता है कि जो बैंक है वो ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों खोली गई, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें ये बैंक क्यों खोली गई, क्या खोलने से इसके लाभ होते हैं। दरअसल आप लोग देखोगे तो आप लोग पाओगे कि जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में आपको हर 1 किलोमीटर पे, हर 1-2 किलोमीटर पे क्या होगा, बैंकें मिल जाएंगी, बैंकों की शाखाएं मिल जाएंगी। लेकिन वहीं जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, किसी गांव में जाते हो, तो आप पाओगे कि आपको 5-5 किलोमीटर, लगभग 10-10 किलोमीटर तक कोई बैंक नहीं मिलती। उन ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें बैंक की सुविधाएं लेने के लिए या मान लो अपने पैसे जमा करने के लिए या पैसे निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है। तो शहर जाना पड़ता है पैसे इन सारी चीजों के लिए। अगर उन्हें पैसे ही निकालना है तो पूरा एक दिन तो वो गांव से क्या करेंगे, शहर जाएंगे, फिर वहां से पैसे जमा करेंगे, फिर वहां से लाएंगे, तो कितना टाइम वेस्ट होता है। तो इसी चक्कर में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो बचते हैं बैंकों से, बोलते हैं झंझट है बैंक, छोड़ो यार, अपने ही पास रखो पैसा, समझ रहे ना। तो अब आप देखोगे कि शहरी क्षेत्रों में तो आपको बहुत अधिक बैंक मिल जाएंगे, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की कमी देखी जाती है। अब सवाल उठता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कमी देखी जाती है तो उसके क्या कारण है। अब जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कमी देखी जाती है बैंकों की, उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो हम यही देख सकते हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं, या हम कह सकते हैं कि सरकार कोई विशेष रुचि नहीं लेती है ग्रामीण क्षेत्रों में वो बैंक खोले ना। सरकार की कोई ऐसी योजनाएं नहीं होती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक साख सुविधाएं वो उपलब्ध करा सके या अधिक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करा सके। तो दरअसल सरकार की भी कुछ नीतियां ऐसी हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्रों पर उसने क्या किया, ध्यान नहीं देती है। और कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि जो बैंक होते हैं, दरअसल जो बैंक है वो क्या करते हैं, वो अपने लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं। बैंक को अगर लाभ मिलेगा तब तो वो किसी संस्था को लोन देगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो क्यों काम करेगा। तो सीधी सी बात है, जो बैंक है वो किस लिए काम करते हैं, लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं। अब अगर मान लो उन्हें लाभ ही नहीं होगा तो वो काम क्यों करेंगे। तो एक तो ये भी देखा गया है कि बैंकों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में है कोई लाभ नहीं मिलता, ठीक है, अच्छा खासा उन्हें लाभ नहीं मिलता, इसलिए वो बचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोलने से, ठीक है। तो जो बैंक हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में बचते हैं वो कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं खोले, इसके वो भी कई कारण देते हैं। वो बोलते हैं कि जो किसान हैं वो अपना लोन समय पर नहीं चुकाते हैं, लोन लेते हैं और फिर भाग जाते हैं, नया गलत तरीके से के डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। तो ये कई सारी समस्याएं हैं कि जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकें नहीं देखी गई, ठीक है। इसीलिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक योजना लेके आई, ठीक है, और उसके आधार पर क्षेत्रीय स्तरों पर, मतलब ग्रामीण स्तर पर बैंक खोले, जिससे उसने नाम दिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय स्तर पर। अब सवाल उठता है कि क्षेत्रीय स्तर पर जब सरकार ने बैंक खोले तो उसके क्या लाभ है, क्यों खोल रही सरकार। जब शहरों में बैंक है तो क्या जरूरत है। तो आप याद करो आप याद करो दूसरी या तीसरी क्लास जब हमने पढ़ा था आय का चक्रीय प्रवाह। क्या पढ़ा था, आय का चक्रीय प्रवाह। उस आय के चक्रीय प्रवाह में हमने देखा था मुख्यतः दो संस्थाएं काम कर रही थी। एक थी परिवार, जिसे हमने इंग्लिश में कहा था हाउस होल्ड, ठीक है, दूसरा था कौन, फर्म। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जो भी परिवार के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं ये क्या करते हैं, श्रम करते हैं। अब उनको आय कहां से प्राप्त होती है, क्योंकि वो श्रम सेवा देते हैं। अब मान लो वो श्रम सेवा कहां पर देते हैं, तो हम मान लेते हैं कि जो परिवार है वो श्रम देता है किसी फर्म में क्या करता है, श्रम देता है। अब परिवार जो है श्रम के स्वामी है, किसी फर्म को ये क्या देंगे, श्रम देंगे, तो बदले में उन्हें क्या मिलेगा, पारिश्रमिक, वेतन, सैलरी। अब सैलरी मिलेगी। तो अब हम मान लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और वो किसी फर्म में क्या करते हैं, अपनी श्रम सेवाएं देते हैं, बदले में उन्हें क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। अब वो पारिश्रमिक जैसे हम मान लेते हैं कि लगभग 500 रुपए मिलते हैं एक व्यक्ति को, कितने, 500 रुपए प्रतिदिन। अब 500 रुपए में से 300 रुपए तो वह क्या करता है, उपभोग में खर्च कर देता है। कितना, उपभोग व्यय में। हमने देखा था ना कि कोई व्यक्ति जो अपनी
दैनिक जरूरतों के लिए जो जिन वस्तुओं का उपभोग करता है उसको उपभोग व्यय कहता है, या फिर अपने उपभोग के लिए जिन वस्तुओं जो खर्च करता है उसको क्या कहते हैं हम, उपभोग व्यय। तो ठीक है, तो उपभोग पर वो क्या कर देता है, हम मान लेते हैं 300 रुपए खर्च कर देते हैं। अब जो 200 रुपए बचे, 200 रुपए में से भी हम मान लेते हैं कि 100 रुपए वो लगभग खर्च कर देता है किसमें, पढ़ाई। एवरेज हम मान के चल रहे दिन का, पढ़ाई और अन्य जैसे दवाइयां, अन्य किसी में 400 रुपए टोटल वो खर्च कर देते हैं। अब 100 रुपए उसके बचते हैं, तो 100 रुपए जो उसके बचते हैं तो वो शाम को कहाँ जाता है, शाम को जाता है, कहाँ जाता है, समझ गए होगा, शाम को जाता है वो शाम रंगीन बनाने के लिए। अब वो शाम करता है रंगीन, रंगीन का मतलब लाल पानी खरीदता है, गलत गलत नहीं समझा करो, लाल पानी, भले ये ब्लू है लेकिन पानी वो लाल रहता है उसके अंदर। तो ये लाल पानी खरीदता है और लाल पानी से क्या करता है, अपनी शाम रंगीन करता है। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, ये जो अपना पैसा खर्च कर रहा है ये अनुत्पादक क्षेत्र में खर्च कर रहा है, इससे कोई उत्पादन तो हो नहीं रहा, बल्कि इससे क्या हो रहा है, सरकार का खर्च और बढ़ रहा है। अब ये पिएगा, पीने के बाद ये डला रहेगा कहीं पे, किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, ठीक है, या इसको कई तरह की बीमारियां लग जाएंगी। अब बीमारियों के बाद जाएगा हॉस्पिटल में इलाज करवाएगा, तो सरकार को भी क्या करना पड़ेगा, जो स्वास्थ्य संबंधी जो योजनाएं हैं उन पर सरकार को अधिक खर्च करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, सरकार का राजकोषीय जो खर्च है वो भी बढ़ जाएगा। और दूसरी जगह यह होगा कि जो इसके पास जो इसकी बचत थी वो अनुत्पादक क्षेत्रों में खर्च होगी। तो आप देखोगे तो आप पाओगे अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बैंक नहीं होंगी तो उसके क्या परिणाम होंगे। एक क्या परिणाम होंगे कि जो भी पैसा है वो अनुत्पादक क्षेत्रों में बर्बाद होगा। दूसरा, कई ऐसे कृत्य करेंगे लोग, उससे क्या होगा, सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। तो इस तरह की कई समस्याएं हमें देखने को मिल जाएंगी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं होंगे। और इसी के विपरीत अगर मान लो हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं, बैंकों को खोल देते हैं, ठीक है, बैंकों को खोल देते हैं। अब जैसे हमने बैंकों को खोल दिया उस ग्रामीण क्षेत्र में, तो क्या होगा, अब जो जैसे मान लेते हैं इसके पास जो 100 रुपए थे, ठीक है, 100 रुपए जो इसके बच रहे थे, अब ये किसी वित्तीय संस्था में, और वो वित्तीय संस्था कौन सी है, बैंक, उस वित्तीय संस्था में क्या कर देता, 100 रुपए वो जमा कर देता है रोज के, हम मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं उसको 100 रुपए इसके बचते हैं, और लगभग इससे जो मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य मिलता है। कितने दिन का, 100 दिन का। ये एग्जांपल दरअसल मैं पिछली क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, मैं फिर से उसे रिपीट करके देता हूं ताकि आपको वो याद आ जाए। जैसे मान लेते हैं 100 दिन का उसे क्या मिलता है, रोजगार, और 100 रुपए प्रतिदिन उसके बचते हैं, तो लगभग उसके कितने रुपए बच गए, 10,000 रुपए। कितने रुपए, 10,000 रुपए। हम मान लेते हैं ऐसे कितने लोग हैं, 5 करोड़ लोग। कितने लोग हैं, 5 करोड़ लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला हुआ है, ठीक है, एक नंबर मान लेते हैं हम। तो ये कितना हो गया, ये लगभग कितना हो गया, 50,000 करोड़ रुपए। अगर हम इसको एक मल्टीप्लाई करते हैं 5 करोड़ से तो कितना हो गया, ये 50,000 करोड़ रुपए। कितना हो गया, 50,000 करोड़ रुपए। आप समझ रहे कितनी बड़ी राशि बैंकों को मिल गई। अब इससे क्या होगा, अब ये जो बचत है, ये क्या थी, बचत व्यक्तियों की, ये जो परिवार होता है ये विशुद्ध बचत करता होता है। क्या होता है, विशुद्ध बचत करता। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनका ये समस्या रहती है कि वो किताब तो पढ़ते हैं लेकिन किताब में उन्हें क्या होता है, वो भाषा समझ नहीं आती। किताबों में जो भाषा लिखी होती है वो दरअसल इसीलिए समझ नहीं आती, उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होते हैं तो आप जो वर्ड है वो वर्ड होता है तकनीकी वर्ड, उस एक वर्ड के कई मीनिंग निकलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब जिसने भी किताब लिखी है वो तो कौन है, विद्वान व्यक्ति है, उसने तो पीएचडी कर रखी होगी। अगर मान लो इंडियन इकोनॉमी पे उसने बुक रखी तो वो तो इंडियन इकोनॉमी का क्या होगा, ज्ञाता होगा। जैसे हम रमेश सिंह सर को ले लें, है ना, हम ले लें नितिन सिंघानिया सर हो गया, कई तरह की पब्लिकेशन आती हैं, और संजीव वर्मा सर की बुक ले लें, तो कई सारे लोग हैं जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी में बुक लिखी, और हर एक की बुक मैं मानता हूं कि शानदार बुक है ना। अब दरअसल होता क्या है कि वो जो लिखते हैं, जो टेक्निकल वर्ड उठाते हैं, उनकी जो नॉलेज है वो बहुत अपर लेवल पे, और हमारी नॉलेज क्या है, जो ये मान लो अगर ये फ्लैट है ना सरफेस, उसके भी नीचे है बेसिक नॉलेज। हमें बेसिक नॉलेज ही नहीं, जब हमें बेसिक नॉलेज नहीं होती तब हमें कोई भी बुक पढ़ना ना टफ लगती है।
है। जैसे लाल एंड लाल सर जो है, लाल एंड लाल की जो बुक है वो बहुत शानदार बुक है, कई तरह की बुक है, लेकिन उसकी लैंग्वेज इतनी टफ है, वो पढ़ते पढ़ते अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपके सिर में दर्द होने लगेगा और वो किताब आप उठा के अलग रख दोगे साइड में। इसीलिए कहा जाता है कि आप ना अपना बेसिक जो है वो मजबूत कर लो, फिर आप खुद ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सी बुक पढ़ना चाहिए और कौन सी बुक नहीं। ठीक है ना, आप खुद एक चैप्टर पढ़ोगे, दूसरी बुक का एक चैप्टर पढ़ोगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए या ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे बेहतर चीज जो मैं इसीलिए बोलता हूं कि आप एक बार ये क्लास करिए। आपको इस क्लास को करने के बाद क्या होगा, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे फिर आप कोई बुक पढ़ेंगे ना, आपको बहुत आसान लगेगा। फिर आपको लगेगा ये जो यूपीएससी में जो इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसा लगेंगे आपके अब फ्री के क्वेश्चन दे दिए, कुछ नहीं है उसमें। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं मैं जिस पर डिस्कस करूंगा। खैर अभी थोड़ा समय की क्या है, कमी है। समय की कमी को देखते हुए उन क्वेश्चनों पे मैं क्या कर रहा हूं, डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं अभी करूंगा। और यूपीएससी का एग्जाम भी है अभी 26 मई को लगभग, तो यूपीएससी का एग्जाम भी है, तो उसको देखते हुए खैर मैं देखता हूं, कुछ समय निकालता हूं कि उन क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर सकूं कि किस तरह से हम आसानी से उन क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। खैर हम लोग बात कर रहे थे कि जो परिवार होता है वो परिवार क्या होता है, बचत, विशुद्ध बचत करता होता है। अब इस परिवार ने क्या किया, 100 रुपए बचत की। इस तरह से हमने मान लिया 100 दिन का उसे रोजगार मिला और इस तरह से 5 करोड़ लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त है। तो 10,000 रुपए उस व्यक्ति के 100 दिन में बचते हैं, तो 50,000 करोड़ रुपए किसी बैंक के पास आ गए। अब ये 50,000 करोड़ रुपए का बैंक क्या करता है, बैंक क्या करेगा, इन 50,000 करोड़ रुपए का बैंक, ये जो 50,000 करोड़ रुपए है ये किसी फर्म को, किसी फर्म को क्या दे देगा, निवेश। अब यही फर्म क्या करेगी, निवेश कर देगी कहीं। जब वो फर्म कहीं निवेश करेगी तो निवेश करने से क्या होगा, अब उस फर्म में या उस उद्योग में उत्पादन बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, हमें श्रमिकों की तो जरूरत पड़ेगी, श्रम की तो जरूरत पड़ेगी। अब वो श्रम को क्या करेगा, हायर करेगा, ठीक है, श्रम को खरीदेगा। अर्थात इसके बदले में जो लोग हैं या जो जनता है उसको क्या मिलेगी, रोजगार मिलेंगे, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं ना, रोजगार मिलेगा। तो इसको अब हम ऐसे कह सकते हैं, इससे क्या हो रहा है, रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, अर्थात रोजगार में वृद्धि हो रही है ना, रोजगार को प्रोत्साहन मिल रहा है। किससे, बैंकों, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों को खोलने से। अब आप इस चीज को समझने के बाद कई तरह के पॉइंट लिख सकते हैं। एक तो क्या हो रहा है, इससे जो बचत को निवेश में हम परिवर्तित कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, इससे और क्या हो रहा है, रोजगार के अधिक अवसर सृजित हो रहे हैं। तो आप देखोगे जब रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो रोजगार मिलने से क्या हुआ, उनकी आय बढ़ेगी। जब लोगों की आय बढ़ेगी तो आय बढ़ने से क्या होता है कि आय बढ़ने से लोगों की सामाजिक और आर्थिक दशाएं हैं उनमें सुधार होगी, या हम ऐसा कहें जो सामाजिक आर्थिक स्तर पर उनकी वृद्धि होगी, सामाजिक आर्थिक सुधार होंगे अर्थव्यवस्था में। सामाजिक सुधार हम दरअसल क्यों कह रहे हैं, दरअसल ये हम पढ़ेंगे, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कुछ ये मेंस के टॉपिक आते हैं, इनमें दरअसल जो समझाना है, हम कहें डिस्क्रिप्शन देना थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाता है, इसलिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। खैर ये जो हमारी अभी क्लास किसके लिए, टू द फोकस हम कर रहे हैं प्रीलिम्स को देखते हुए, ठीक है, तो हम खैर समझेंगे। खैर अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मान लो आपका आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक विकास मान लो आपके पास पैसा अच्छा खासा आ गया। अभी आपका क्या था, अभी आप निम्न स्तर पर थे, आप मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ, जैसे आप निम्न स्तर पर था, आपकी जो आमदनी है, जो सैलरी है वो बहुत कम है, ठीक है। जब आमदनी कम है तो आप खर्चा अधिक नहीं कर पाते हैं, जो आप अपनी जरूरतों के लिए, ना अपने शौक के लिए। अब मान लो आपकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए, आप एक मिडिल फैमिली से एक अपर फैमिली में आ जाए, तो आप इससे क्या होगा, आपका रहन सहन भी अच्छा हो जाएगा ना, आपका रहन सहन अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को हम कह रहे हैं कि आपका क्या होगा, आर्थिक विकास के साथ साथ क्या होगा, सामाजिक विकास भी होगा। और आर्थिक और जब सामाजिक विकास होगा तो हम जो भी वैश्विक पैमाने जो निकाले जाते हैं उनमें क्या होगी, हमारी रैंकिंग अच्छी होगी, ठीक है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार होगा, जीडीपी ग्रोथ होगी, इस तरह के कई सारे फायदे होंगे जब हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को क्या करेंगे,
वित्तीय संस्थाओं से जोड़ पाएंगे, या फिर हम कहें कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोगों को अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन जब हम करेंगे, ठीक है। हमसे मतलब है सरकार से और आरबीआई से, ठीक है। तो आपने दोनों चीजें समझ ली। अगर मान लो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बैंक नहीं हो तो क्या होगा, और अगर सरकार खोल दे तो उससे क्या होगा। दरअसल सरकार ने भी ये इन्हीं उद्देश्यों को देखते हुए क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की क्या की, स्थापना की, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में सरकार ने जिन ग्रामीण क्षेत्र जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस लिए की, तो हम लोगों ने समझ लिया कि सरकार भी चाहती है कि क्या हो, अधिक से अधिक क्या हो, वित्तीय समावेशन हो, ताकि ग्रामीण स्तर पर जो भी वंचित वर्ग है वो उन्हें क्या हो, अधिक से अधिक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करा सके। तो इसका उद्देश्य तो आपका समझ आ गया होगा। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका दरअसल मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी कोई ऐसा विशेष क्षेत्र है, या फिर हम कहें किसी क्षेत्र विशेष में वंचित वर्ग को अर्थव्यवस्था की एक मुख्य धारा से जोड़ना, ठीक है, ठीक है, उद्देश्य। खैर अभी हम इसको समझ लेते हैं। ये जो आरबीआई की जो आरआरबी की जो स्थापना की गई थी, आरआरबी की जो स्थापना की गई थी, आरआरबी की जो स्थापना की गई थी वो दरअसल नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के आधार पर आरआरबी अधिनियम 1976 में की गई थी, 1976 में, ठीक है। आरआरबी की स्थापना कब की गई, तो आरआरबी की जो स्थापना है वो नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर, किस पर, नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर। दरअसल इसकी जो उद्घोषणा है, उद्घोषणा तो 2 अक्टूबर 1975 को कर दी गई थी। जो उसकी उद्घोषणा है, अगर हम उद्घोषणा पर बात करें, अगर कभी आ जाए एग्जाम में कि इसकी उद्घोषणा की गई कब की गई थी, तो दरअसल इसकी उद्घोषणा तो 2 अक्टूबर 1975 में क्या की थी, कर दी गई थी कि हम आरबीआई खोलेंगे, ठीक है। लेकिन जो इसकी स्थापना की गई जब बैंक की, तो वो आरआरबी एक अधिनियम पास किया गया उसके लिए। और कौन सा अधिनियम था वो, आरआरबी अधिनियम 1976, आरआरबी अधिनियम 1976। इस आरआरबी अधिनियम 1976 के माध्यम से ही आरआरबी की स्थापना की गई, अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के आधार पर आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत की गई। मैंने पूरी परिभाषा बोल दी, आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो। खैर आप थोड़ा सा पॉज करो इसे, और फिर क्या करो, आप आंसर राइट उसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर बैक जाओ, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा स्पीड ज्यादा हो गई है तो आप उसको भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो जाती है बोलने के क्रम में, मैं कोशिश करूंगा कि स्पीड थोड़ा सा कम रहे, ठीक है ना। खैर फिर वो क्या होता है ना, थोड़ा सा ये भी देखना होता है कि टाइम लिमिट ही रहे, 1 घंटे के अंदर ही अंदर वीडियो बने, वरना वीडियो भी लंबी हो जाती है, फिर लोग कतराते हैं उसको देखने से, ठीक है। तो नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर आरआरबी अधिनियम 1976 के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्या की गई, स्थापना की गई। और इसी अधिनियम के माध्यम से क्या किया जाता है, इसी अधिनियम के माध्यम से इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना और उनका नियमन और उनकी समाप्ति के संबंधी जो क्रियाकलाप है वो किए जाते हैं, ठीक है। तो एक लाइन और इसी में हम ऐड कर लें कि इसी अधिनियम के माध्यम से क्या किया जाता है, इनकी जो संरचना है, संरचना के बारे में प्रावधान कहा है इसी आरआरबी अधिनियम 1976। इनकी संरचना, इनका नियमन और उनकी जो समाप्ति है, उनकी समाप्ति संबंधी दिशा निर्देश प्रदान करता है। जो आरआरबी अधिनियम 1976 है वो इन आरआरबी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनकी संरचना, उनके नियमन और उनके समाप्ति संबंधी दिशा निर्देश प्रदान करता है, ठीक है। तो अगर कभी आ जाए कि आरआरबी की जो संरचना है वो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत निर्धारित की जाती है, अगर कहीं ऐसा कथन मिल जाए तो वो कथन पूर्णतः क्या होगा, गलत, ठीक है। आरआरबी की जो संरचना है उसके बारे में कहां लिखा हुआ है, आरआरबी अधिनियम 1976 में, उसी के तहत इसका नियमन किया जाएगा, उसी के तहत समाप्ति की जाएगी। देखो इस बात को याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आरआरबी का नियमन कौन कर रहा, आरआरबी का नियमन कर रहा है आरआरबी अधिनियम 1976 के द्वारा किया जाएगा, ना कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के माध्यम से। समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है।
फिर से दोबारा सुनो, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, बैंकों का नियमन किस अधिनियम के माध्यम से किया जाता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक। जो बैंक है, बैंकों का नियमन करता है, वो कौन करता है? आरबीआई। किस अधिनियम के माध्यम से? आरबीआई अधिनियम 1949 के माध्यम से। ठीक है, और जो लेकिन जो आरआरबी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो नियमन है वो आरआरबी अधिनियम 1976 के माध्यम से किया जाता है, ना कि आरबीआई अधिनियम 1900 वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के माध्यम से। ठीक है, ठीक है, इनकी जो समाप्ति के संबंधी जो दिशा निर्देश हैं वो भी किस में लिखे हुए हैं? वो भी किस में लिखे हुए? आरआरबी अधिनियम 1976 पे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब सवाल उठता है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो दरअसल इसका उद्देश्य तो हमने खैर देख लिया है, लेकिन इसका उद्देश्य एक बार और हम समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य ना केवल क्या है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, केवल इतना ही उद्देश्य इसका नहीं है कि सिर्फ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दें या वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, इसका दरअसल जो मुख्य उद्देश्य है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो किसी विशेष क्षेत्र में वंचित वर्ग को, अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र विशेष में वंचित वर्ग को क्या हो, अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ सके। ठीक है, या इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कर सकें, साख सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इसका मतलब उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि न केवल क्षेत्रीय, न केवल चल क्यों नहीं रहा ये पेन, न केवल वित्तीय समावेशन, न केवल वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध करवाना। क्या करना? अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, इसका एक और मुख्य उद्देश्य है, इससे क्या हो कि जो भी वंचित वर्ग है किसी क्षेत्र विशेष में, किसमें? किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में वंचित वर्ग को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है, किससे जोड़ना? मुख्य धारा से जोड़ना। तो ये इसका उद्देश्य है। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं आरआरबी की संरचना। ठीक है, क्या देख लेते हैं हम? आरआरबी की संरचना। आरआरबी की संरचना। तो दरअसल जो आरआरबी की संरचना है, आरआरबी की संरचना में 3 संस्थाओं की भूमिका होती है। कितनी संस्थाओं की भूमिका होती है? 3 संस्थाओं की। और वो क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। दरअसल ये जो आरआरबी है, आरआरबी में 3 संस्थाओं की भूमिका होती है। और वो 3 संस्थाएं कौन कौन सी हैं यहां पर हम देख लेते हैं। तो पहली संस्था तो कौन सी है? केंद्र सरकार, केंद्र। ठीक है, और दूसरी जो संस्था है वो कौन सी है? राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। और एक तीसरी है वो है प्रायोजक बैंक। कौन सी है? प्रायोजक बैंक। ठीक है, प्रायोजक बैंक। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इनकी हिस्सेदारी कितनी कितनी है। ये तो ठीक है कि आरआरबी की संरचना में 3 मुख्य संस्थाएं शामिल हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक। तो अब ये जो केंद्र सरकार है, दरअसल इस केंद्र सरकार की इस आरआरबी में जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 50%। कितनी है? 50%। और राज्य सरकार की हिस्सेदारी है 15%। कितनी है? 15%। और जो प्रायोजक बैंक उसकी हिस्सेदारी है 35%।
ठीक। अब सवाल उठता है कि आरआरबी, जो आरआरबी है इसके उदाहरण, आरआरबी है क्या? दरअसल इसको हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि कई क्षेत्रीय स्तर पर देखे होंगे, जैसे मध्य प्रदेश में देखा होगा मध्यांचल ग्रामीण बैंक, नाम सुना होगा ना आपने, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, ठीक है। या यूपी में देखा होगा आपने अवध ग्रामीण बैंक, क्या नाम सुना? अवध ग्रामीण बैंक, ठीक है, अवध ग्रामीण बैंक। अगर इंग्लिश में भी लिखा होगा तो ऐसे ही लिखा होगा मध्यांचल, MADHAYAS, तरह से इंग्लिश में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा होगा मध्यांचल ग्रामीण बैंक, GRAMIN ग्रामीण। इसी तरह से अवध ग्रामीण बैंक लिखा होगा, ठीक है ना। मध्यांचल ग्रामीण बैंक, अवध ग्रामीण बैंक क्या है, ये इनके उदाहरण है। अब मान लो अगर किसी इस तरह की बैंक को खोलना है, आरआरबी को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, तो उसमें जो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी होगी? 50%, 50%, और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 15%, और प्रायोजक बैंक की 35%, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई कि ये जैसे मध्यांचल ग्रामीण बैंक हो गया, अवध ग्रामीण बैंक हो गया, और भी कई तरह, बुंदेलखंड ग्रामीण बैंक होंगे, इस तरह के कई ग्रामीण बैंक होते हैं, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि सर ये प्रायोजक बैंक क्या है? प्रायोजक बैंक, दरअसल प्रायोजक बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो आरआरबी को क्या करते हैं, आरआरबी के कर्मचारियों हो गए, आरआरबी के कर्मचारियों को वो प्रबंधकीय सहायता प्रदान करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रायोजक बैंक हैं, प्रायोजक बैंक जो है आरआरबी को जो शुरुआत में जो वित्तीय सुविधा है वो वित्तीय सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रायोजक बैंक है, प्रायोजक बैंक क्या करते हैं? प्रायोजक बैंक दरअसल इनका जो मुख्य कार्य होता है वो आरआरबी के जो कर्मचारी हैं, क्या है, आरआरबी के कर्मचारियों को क्या देना? प्रशिक्षण प्रदान करना। क्या प्रदान करना? प्रशिक्षण आरआरबी के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। एक तो प्रशिक्षण प्रदान करना होगा, और दूसरा है कि मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं देना, मूलभूत अवसंरचनात्मक अवसंरचनात्मक सुविधाएं, ठीक है, सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। और इसी के साथ साथ वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना, वित्तीय सुविधाएं भी प्रदान करता है शेयर के माध्यम से, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या करता है कि उन्हें प्रबंधकीय समझ रहे हैं ना, मैनेजमेंट, प्रबंधकीय सहायता प्रदान करना है, प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। आरआरबी का जो प्रायोजक बैंक क्या है? दरअसल प्रायोजक बैंक एक स्पॉन्सर है। जैसे आपने सुना होगा ना कि कई तरह का आपने स्पॉन्सर देखा होगा कि ये संस्था स्पॉन्सर कर रही है या वो संस्था स्पॉन्सर कर रही है, इसी तरह से ये भी क्या है? स्पॉन्सर बैंक है, स्पॉन्सर करते हैं ये। तो अब सवाल उठता है कि सर ये स्पॉन्सर अर्थात ये जो प्रायोजक बैंक है वो कौन होता है? तो दरअसल जो प्रायोजक बैंक होते हैं वो प्रायः कौन होते हैं? पब्लिक सेक्टर्स के बैंक होते हैं, जैसे कि SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, कोई भी बैंक जो भी इसमें शामिल होना चाहता है, ठीक है। और सवाल उठता है कि निजी क्षेत्र इसमें शामिल नहीं होते? तो निजी क्षेत्र भी होते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र प्रायः बचते हैं आरआरबी में शामिल होने से, ठीक है। निजी क्षेत्र इसलिए क्या होते हैं, इसमें शामिल नहीं होते, वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि वो इसमें शामिल हो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई कि प्रायोजक बैंक क्या है। दरअसल प्रायोजक बैंक जो है इनका मुख्य कार्य क्या होता है? आरआरबी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, मूलभूत संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है, और वित्तीय और प्रबंधकीय सहायता उन्हें प्रदान करना, ठीक है। और एक काम और करते हैं, ये अपनी अंशधारिता के रूप में, एक हिस्सेदारी के रूप में भी क्या करते हैं? एक सहायता, या हम कहें कि उन्हें एक सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है, अपनी हिस्सेदारी उन्हें प्रदान करते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई ना। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं। दरअसल आरआरबी में क्या हुआ? आरआरबी में हाल ही में एक अधिनियम के द्वारा संशोधन की मांग उठी। वो संशोधन की मांग क्यों उठी?
वो हम देख लेते हैं। आप देखोगे कि इसमें केंद्र सरकार का और राज्य सरकार की कितनी हिस्सेदारी है, 50% और 15%। तो आप देखोगे टोटल इनकी हिस्सेदारी कितनी हो जाती है, 65%। अब इनकी हिस्सेदारी जब 65% इतनी अधिक हो जाती है, तो अब सरकार चाहती है कि जो बैंक है वो हमारे अनुसार काम करें। किसके अनुसार काम करें, हमारे अनुसार काम करें। तो अब जो नेता हैं, मंत्री हैं, तो उसमें खुचड़ पेंच करने लगते हैं कि अब ये काम नहीं करो, तुम वो काम करो, ये काम नहीं करो, वो काम करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। अब इससे क्या होता है, बैंक की जो साख सुविधा है इसमें बैंक को प्रॉब्लम आने लगती। अब बैंक के में जो मैनेजमेंट है उसमें भी प्रॉब्लम आने लगती। वित्तीय जो सेवाएं हैं बैंक जो दे रहा है उसमें कई तरह की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तो आप देखोगे कई तरह की समस्याएं इसमें आरआरबी में देखने को मिली। ठीक है, इसीलिए केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने एक इसी हाल ही में जो संशोधन किया गया उसमें एक बात कही कि अब क्या करेगी सरकार, अब सरकार एक काम करेगी कि ये जो इनका जो 50% योगदान है और ये जो 35% है, अर्थात ये कितना है, केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंक का 85% हो जाता है। ये टोटल कितना, 85%। इसकी जो हिस्सेदारी है इसको घटा के वो कितनी कर सकती है, 51%। कितनी, 51%। किनकी हिस्सेदारी, केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंक की। किसकी हिस्सेदारी, फिर से मैं रिपीट करता हूं, फिर से देखना, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंक, इन दोनों की हिस्सेदारी कितनी है, इन दोनों की हिस्सेदारी खाली मिलकर कितनी हो जाती है, 85%। कितनी हो जाती है, 85%। ठीक है, 85%। अब सरकार ने कहा कि इनकी हिस्सेदारी को हम कम करके 51% तक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 51% तक। दोनों की मिला के, इस खाली 50% की 51 नहीं होना, वो तो बढ़ जाएगी। इन दोनों की मिला के इस 85% की कितनी, 51%। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई है ना। इसी के साथ साथ एक चीज और है, हम जो आरआरबी में के अधिनियम के तहत जो संशोधन किए गए या उन संशोधन के जो भी प्रावधान है उनको और हम देख लेते हैं। ठीक है, दरअसल संसद द्वारा आरआरबी अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए हैं और वो संशोधन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, संसद द्वारा क्या किया गया है, संसद द्वारा आरआरबी अधिनियम में क्या किया गया है, संशोधन किए गए हैं। और वो संशोधन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। दरअसल ये जो संशोधन, ये करंट अफेयर्स का एरिया है। तो मैं जो करंट अफेयर्स का है ना वो भी यहीं पर डिस्कस किए देता हूं। खैर ठीक है ना, तो आपको उससे क्या होगा, आपकी ये चीज में क्लियर हो जाएंगी। आरआरबी अधिनियम में संसद ने क्या किया, संसद ने आरआरबी अधिनियम में कुछ संशोधन किए हैं। क्या किए, कुछ संशोधन किए हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या है वो प्रावधान वो हम देख लेते हैं। दरअसल इसके तहत क्या किया गया है कि 3 संस्थाएं, आरआरबी में कितनी संस्थाएं शामिल हैं, हमने पढ़ा था ना, 3 संस्थाएं। कौन कौन सी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक। अब सरकार कह रही है कि अब इस संशोधन के माध्यम से इसमें एक प्रावधान ये शामिल किया गया है कि भविष्य में जो तीनों संस्थाएं, इन तीनों संस्थाओं की हिस्सेदारी में परिवर्तन के लिए परिवर्तन किया जा सकता है। उस परिवर्तन करने के लिए हमें पुनः जो अधिनियम है, कौन सा अधिनियम, आरआरबी अधिनियम 1976, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। संसद ने कहा है कि अगर भविष्य में इन तीनों संस्थाओं की हिस्सेदारी में अगर परिवर्तन करना होगा तो उसके लिए आरआरबी अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो केवल हम एक अधिसूचना के माध्यम से क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अर्थात अब अगर संसद को आरआरबी अधिनियम इन तीनों संस्थाओं की हिस्सेदारी में संशोधन करना होगा, जैसा कि हमने बात की है, जो 85% तक है उनका हिस्सेदारी, अगर उसे कम करना है होगा उसे, तो उसको घटा, उसके लिए क्या करेगी, एक अधिसूचना जारी करेगी। और उस अधिसूचना के माध्यम से क्या होगा, वो अधिसूचना के माध्यम से उनकी हिस्सेदारी को कम कर सकेगी। इसके लिए कोई विशेष अधिनियम में संशोधन नहीं करना होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या है, जैसे कि भविष्य में लिख लेते हैं हम, भविष्य में तीनों संस्थाओं भविष्य में तीनों संस्थाओं की हिस्सेदारी में परिवर्तन के लिए
पुनः अधिनियम में संशोधन, संशोधन लिखा हुआ है, ये संशोधन की आवश्यकता क्या होगी, नहीं होगी। ठीक है, आवश्यकता नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात अर्थात यह परिवर्तन केवल अधिसूचना 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 के द्वारा, अधिसूचना द्वारा किया जा सकेगा। ठीक है, किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये पहला आपको प्रावधान समझ आया जो संशोधन किया गया कि भविष्य में अगर तीनों संस्थाओं की हिस्सेदारी में कभी भी सरकार को लगता है कि उसे हिस्सेदारी में कुछ परिवर्तन करना है, तो उसको करने के लिए उन्हें अधिनियम में दोबारा संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक अधिसूचना जारी करेंगे और उसमें क्या होगा, उनकी हिस्सेदारी को घटा या बढ़ा सकेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट और देख लेते हैं हम जो परिवर्तन किया है। दरअसल इसमें एक चीज और ये थी कि अब अगर तीनों संस्थाओं की हिस्सेदारी में अगर परिवर्तन करना है तो उनमें से अगर आप राज्य सरकार की हिस्सेदारी में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, अगर आप राज्य सरकार की हिस्सेदारी में परिवर्तन करते हैं तो आपको उस राज्य सरकार से क्या लेनी होगी, अनुमति लेना अनिवार्य होगी। अनिवार्य अंडरलाइन। ठीक है, मैं लिख के समझाता हूं। राज्य सरकारों की हिस्सेदारी में परिवर्तन के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगी। राज्य, अलग कलर से लिख देता हूं मैं ज्यादा समझ आए, राज्य सरकारों की हिस्सेदारी, किसमें, राज्य सरकारों की हिस्सेदारी में परिवर्तन के लिए राज्य सरकारों की हिस्सेदारी में परिवर्तन के लिए क्या करना होगी, राज्य सरकार से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। अनुमति लेना अनिवार्य होगी, अनिवार्य होगी। ठीक है, अगर आपको राज्य सरकारों की हिस्सेदारी में कोई भी परिवर्तन करना है तो उसके लिए क्या होगा, राज्य सरकारों से अनुमति लेना क्या होगी, अनिवार्य होगी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। देखो, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो आप इससे वापस बैक करो, फिर से दोबारा आप देखो। ठीक है ना, आपको कंफ्यूजन ना हो इसमें मैं फिर से दोबारा रिपीट किए देता हूं कि अगर तीनों संस्थाओं की हिस्सेदारी में परिवर्तन करना होगा तो उसके लिए एक अधिसूचना जारी करेगी सरकार और उनकी हिस्सेदारी में परिवर्तन कर सकेगी। लेकिन यदि राज्य सरकारों की हिस्सेदारी में परिवर्तन करना है तो राज्य सरकारों की हिस्सेदारी में परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा, उसे राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगी। अनिवार्य अंडरलाइन। ठीक है ना, क्योंकि इस तरह से यूपीएससी क्या करता है, घुमाने के लिए या परेशान करने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। वो ऐसे तरह से पूछ लेगा, अगर उसे कंफ्यूज करना होगा कि राज्य सरकारों की अनुमति लेना, अगर आरआरबी अधिनियम में संसद को आरआरबी अधिनियम के आरआरबी में मतलब ऐसा मान लो, ऐसा क्वेश्चन आता है कि आरआरबी अधिनियम में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को या संसद को इसमें संशोधन करने के लिए या हिस्सेदारी में परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को विशेष ध्यान देना है पढ़ते हुए, कहाँ अनिवार्य, केवल, इस तरह के जो शब्द आते हैं, क्या है ये यूपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन को डाइवर्ट कर दिया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरह के वर्ड डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद करके चलना है और बिल्कुल दिमाग खुला रख के पढ़ना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, एक चीज और हम देख लेते हैं कि जो आरआरबीआई की जो अधिकृत पूंजी थी, उस आरआरबी की अधिकृत पूंजी को परिवर्तित कर दिया गया है अब। ठीक है, जो आरआरबी की अधिकृत पूंजी थी वो लगभग 25 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया। कितना कर दिया गया है, 2000 करोड़ रुपए। आरबी की अधिकृत
अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी को परिवर्तित कर दिया गया है, कर दिया गया है। इसकी न्यूनतम सीमा 25 लाख रुपए से, कितने, 25 लाख रुपए से बढ़ाकर, 25 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए नहीं, 2000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए कर दी गई है। ठीक है, 2000 करोड़ रुपए कर दी गई है। ठीक है, ये चीज आपने देख ली है, ये संशोधन किए गए। दरअसल एक और है, उसमें ये किया गया कि एक और पॉइंट उसमें यह है कि जो आरआरबी है वो अपने अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को क्या करेगा, अधिक पारदर्शी बनाएगा। ठीक है, तो ये खैर ऐसा पॉइंट है जो तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, कुछ नहीं, इसमें आरआरबी अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगा। ठीक है, एक ये है, और एक और ये है कि अगर केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से, अधिसूचना के द्वारा जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अपनी जो अंशधारिता है वो घटा बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार केवल एक अधिसूचना जारी करेगी, अगर केंद्र सरकार को लगता है कि उसे अपनी जो वो हिस्सेदारी है वो या अंशधारिता है उसे घटाना या बढ़ाना है, तो वो केवल एक अधिसूचना जारी करेगी और उसके माध्यम से घटा बढ़ा सकती है। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से, अधिसूचना के माध्यम से आरआरबी में, आप दरअसल यहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूरा लिखना। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, ठीक है ऐसा लिखना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अपनी अंशधारिता क्या कर सकती है, केवल घटा सकती है, केवल बढ़ा सकती है, नहीं, घटा या बढ़ा दोनों सकती है। उसे अगर लगता है तो वो घटा भी सकती है, अगर उसे लगता है तो बढ़ा भी सकती है। ठीक है ना, फोकस टू द फोकस कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, दरअसल सबसे ज्यादा तकलीफ हमें तब नहीं होती है जब हम से वो क्वेश्चन नहीं बनता है जो हमें नहीं आता। हमें सबसे ज्यादा तकलीफ पता कब होती है, जब हमसे कोई क्वेश्चन पढ़ा है, हमने कोई उसको हमने उसके बारे में पढ़ रखा है, फिर भी लेकिन हम वो गलत कराते हैं। किस वजह से, क्यों, क्योंकि हमारा फोकस नहीं हो पाता उस पर। ठीक है ना, तब बहुत तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। किसी के साथ बहुत देर तक उसके साथ रहना, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ना, आपने बहुत टाइम दिया किसी के साथ और फिर वो बेवफा हो जाए। अर्थात मान लो आपने आरआरबी को बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत टाइम दिया, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ पाया कि घटा या बढ़ा सकती है, और क्वेश्चन में पूछ लिया केवल घटा सकती, और आपने आंसर टिक कर दिया, आपका गलत हो गया। इतना पढ़ने के बाद भी आंसर क्या निकल कर आया, 0। और अर्थात यूपीएससी तो ऐसा है, माइनस मार्किंग है, उसमें माइनस कर देता है। तो ये चीज है, तो आपको क्या करना है, इस पर ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अगर एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार और रिपीट किए देता हूँ, जो संशोधन किए गए हैं संसद के द्वारा आरआरबी अधिनियम में, ये जो प्रावधान है क्या क्या है, भविष्य में जो तीनों संस्थाएं अगर उन्हें अपनी हिस्सेदारी में परिवर्तन करना है, तो अपनी हिस्सेदारी में परिवर्तन करने के लिए वो क्या करेंगी, एक अधिसूचना जारी कर सकती है, और अधिसूचना के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी में परिवर्तन कर सकती है। उसके लिए किसी भी तरह का जो अधिनियम है उसमें कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जो दूसरा है, विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्या यात्रीगण अरे यार यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर राज्य सरकारों को हिस्सेदारी में परिवर्तन के, अगर सरकार हिस्सेदारी में परिवर्तन करती है केंद्र सरकार, तो उसे क्या करना होगा, राज्य सरकारों की से अनुमति लेना होगी, अनुमति लेना अनिवार्य होगी, अंडरलाइन। ठीक है, आरआरबी की जो अधिकृत पूंजी है उसको 25 लाख से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, ये चीज देख ली। और केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से जो भी अपनी अंशधारिता है उसको क्या कर सकती है, घटा बढ़ा सकती है। तो ये सारी चीजें हमने क्या की, देख ली। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। हमने देखा था, खैर ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनकी जो स्थापना ग्रामीण बैंकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों की जा रही है, ये भी हमने समझा। ठीक है, उसके क्या लाभ हैं, वो सारी चीजें समझ ली हमने। इसकी
जो स्थापना की गई थी वो किसके सिफारिशों के आधार पर, तो नरसम्मत समिति की सिफारिशों के आधार पर एक अधिनियम पारित किया गया, उसको क्या क्या कहा गया, आरआरबी अधिनियम 1976। ठीक है, इनकी संरचना जो है किससे निर्धारित होती है, तो उनकी संरचना का आरआरबी अधिनियम 1976 के माध्यम से। और इनका जो नियमन है वो कौन करता है, दरअसल एक चीज और लिख लो, इनका जो नियमन है वो कौन करता है, इनका जो नियमन करता है वो करता है नाबार्ड। कौन करता है, नाबार्ड। फुल फॉर्म क्या है इसकी, नाबार्ड की, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है, इनका जो नियमन करता है नाबार्ड करता है, आरबीआई नहीं। ठीक है, आरबीआई जो करता है वो व्यापारिक कमर्शियल बैंकों का। ठीक है, ठीक है, तो आप अनुसूचित व्यापारिक बैंक है उनका। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें देखी, हमने ये सारी चीजें समझी, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको ऐसी कोई चीजें लगता है कि आपको नहीं समझ आई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दोनों दे रखी हैं, आप वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और वहां आप क्वेश्चन डाल के समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को करते हैं आज यहीं पूरा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे कि वहां क्या पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।